Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding last topic, you can ask me. लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं. ओके. आज हमारा टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ अमेंडमेंट्स मेड सो फार. अभी तक जो कंटेंट्स हैं जिस पे अमेंडमेंट किए गए हैं उसके बारे में. ठीक है. अमेंडमेंट मेड सो फार मे बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स. अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं अभी तक उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है. इन द फर्स्ट ग्रुप देयर आर अमेंडमेंट्स विच आर of a technical or administrative nature and were only clarifications, explanations and minor modifications etc. जो पहला ग्रुप है अमेंडमेंट्स का उसके अंदर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के तौर पे दिया गया है, जहाँ पे सिर्फ क्लैरिफाई किया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, या जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं. ऑफ द ओरिजिनल प्रोविजन, जो मेन प्रोविजन रहा है उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफाई किया है यहाँ पर. दे आर अमेंडमेंट्स ओनली इन द लीगल सेंस बट इन मैटर ऑफ फैक्ट दे मेड नो सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द प्रोविजन. ये अमेंडमेंट जो है ये लीगल सेंस के द्वारा सिर्फ आपको एक बात बता रहे हैं. ठीक है. इनके सब जो मेन प्रोविजन है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है. इस तरह के अमेंडमेंट भी किए गए हैं. This is true. This is true of the amendment that increased the age of retirement of High Court judges from 60 to 62 years in 15th Amendment. अब इसके बारे में जैसे क्या है कि यहाँ पर एज बढ़ा दी गई है. हाई कोर्ट के जजेस जो पहले 60 ईयर्स तक काम करते थे अब उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 62 ईयर्स तक कर दी गई है. ये किसके अंदर किया गया है? ये 15th Amendment के अंदर किया गया है. Similarly, salaries of the judges of high courts and the Supreme Court were increased by an amendment 54th amendment. अब उसी तरीके से जब किसी की सैलरी इनको बढ़ानी है, जैसे कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जजेस रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरीज अगर इनको बढ़ानी है तो वो भी इनको एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा. उसके बाद में इन्होंने बढ़ाई है. और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 54th अमेंडमेंट जो है वो था. We may also take the examples of the provision regarding reserved seats. अब हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जो सीट्स आई हैं, रिजर्व्ड सीट्स जो रही हैं लेजिस्लेचर के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसके लिए भी इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं. ओरिजिनल प्रोविजन सेड दैट दीज रिजर्वेशंस वर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. अब ओरिजिनली क्या बोला गया था प्रोविजन के अंदर कि जो SC ST जो होती हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं, उनको सिर्फ 10 साल के लिए ही रिजर्वेशन दिया जाएगा. ऐसा बोला गया था जो हमारा प्रोविजन जो पहला ये कानून बनाया गया था उसके अंदर. ठीक है. लेकिन बाद में क्या किया गया, इस चीज को ये लोग आगे बढ़ाते गए और आज 70+ ईयर्स हो गए हैं हमारी आज़ादी को और अभी भी ये चीज लागू है. ठीक है. However, in order to ensure fair representation of these sections, it was necessary to extend this period by 10 years. और माना जाता है कि अगर आपको फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए कि इन सारे सेक्शंस को इम्पोर्टेंस मिले, इसलिए इसको 10 साल से बढ़ा करके आगे कर दिया गया. Thus, after every 10 years, an amendment is made to extend the period by another 10 years. इसीलिए हर 10 साल बाद ये एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसमें इन 10 सालों को और इंक्रीज कर दिया जाता है. ठीक है. दिस हैड लेड टू द 6 अमेंडमेंट्स सो फार. अभी तक इसी चक्कर में जो बाकी अमेंडमेंट्स हुए उनके अंदर 6 अमेंडमेंट इसी चीज को लेके हो चुके हैं. बट दीज अमेंडमेंट्स हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस टू द ओरिजिनल प्रोविजन. बट इस अमेंडमेंट से कोई ओरिजिनल प्रोविजन में डिफरेंस नहीं आया है. इन द सेंस इट इज ओनली अ टेक्निकल अमेंडमेंट. और इसको देखा जाए तो ये सिर्फ एक टेक्निकल अमेंडमेंट के तौर पे ही है. इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आई हो या इससे ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं.
आई सपोज किसी को, हाँ ओके। डू यू रिमेंबर द डिस्कशन इन द चैप्टर 4 अबाउट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट? क्या आपको चैप्टर 4 के अंदर प्रेसिडेंट का जो रोल था उसके बारे में आपका डिस्कशन याद है? In the original constitution, it was assumed that in our parliamentary government, the president would normally abide by the advice of the council of minister. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो भी चीज़ होती है उसके अंदर प्रेसिडेंट जो है नॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करते हैं. This was only reiterated by a later amendment when Article 74(1) was amended to clarify that the advice of Council of Minister will be binding on the President. President shall act in accordance with the advice of Council of Minister. अब ये कब हुआ था? पहले तो सिर्फ ये था कि उनको एडवाइस लेकर के चीज़ करनी होती थी, लेकिन पहले उनको क्या हक था कि वो अपने हिसाब से काम करते थे. लेकिन अब एक अमेंडमेंट लाया गया और उसमें ये बोला गया, जो अमेंडमेंट था वो था आर्टिकल 74(1). इसके अंदर उन्होंने बोला गया कि अब प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो बोल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो अब आगे काम करेंगे. In reality, this amendment did not make any difference because that is exactly what has been happening all through. The amendment was only by the way of explanation. Reality में क्या हुआ? रियलिटी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है ये चीज़ लागू करने से, क्योंकि पहले से ही वो चीज़ फॉलो की जा रही थी. प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के बाद ही काम कर रहे थे. तो जो ये लाया गया था कि सलाह से ही काम करना है और उसी के फेवर में काम करना है, मतलब जो उन्होंने एडवाइस दी है वो चीज़ पहले से लागू थी, तो ओरिजिनल के साथ में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. फिर है डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस. A number of amendments are a product of different interpretations of the constitution given by the judiciary and the government of the day. अब अलग अलग अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट रहे हैं अलग अलग इंटरप्रिटेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन के, जो जुडिशरी के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो. अब when these clashed, the parliament had to insert an amendment underlining one particular interpretation as the authentic one. अब क्या होता है, अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कई बार क्या होता है वो ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे से क्लैश कर जाती हैं. तब क्या होता है, पार्लियामेंट का रोल होता है कि इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करे और एक ऑथेंटिक चीज़ को ही वो लागू करे. It is part of democratic policies that various institutions would interpret the constitution and particularly the scope of their own power in a different manner. ये हिस्सा है हमारी जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अपने हकों के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं. Many times the parliament did not agree with the judicial interpretations and therefore sought to amend the constitution to overcome the ruling of the judiciary. कई बार क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट जो है वो अग्री नहीं करती है जो जुडिशरी कह रही है उससे, और इसी के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई बार चेंजेस भी लाने पड़ते हैं. द पीरियड बिटवीन 1970 and 75 दिस सिचुएशन अरोज फ्रीक्वेंटली. अब 1975 से 75 के बीच में ये सिचुएशन ज़्यादा हुई थी. In the chapter on the judiciary, you have already studied the issues of differences between the judiciary and parliament. आपने चैप्टर जुडिशरी के अंदर पढ़ा ही था. कई बार जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में इश्यूज होते थे, ठीक है. One was the relationship between the fundamental rights and the directive principles, and the other was the scope of right to private property, and third was the scope of parliament's power to amend the constitution. हमने जुडिशरी चैप्टर के अंदर पढ़ा था कैसे जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर के, ठीक है, आपस में इनके प्रॉब्लम्स या इश्यूज रेज होते हैं, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी कितना हक है किसी व्यक्ति को कि वो कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, या फिर तीसरा जो हमने था कि पार्लियामेंट कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये बहुत ही रेज हुए थे इस पीरियड के दौरान. In the period 1970 and 1975, the parliament repeatedly made amendments to overcome the adverse interpretations by the judiciary. अब 1970 और 75 के दौरान पार्लियामेंट जो है कई बार अमेंडमेंट्स ला रही थी इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी बार बार जुडिशरी के द्वारा उसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए.
It may be kept in mind that during this period, 1970-75, many political events were unfolding, and thus this history of our constitutional development can be fully understood only in the context of the politics of that period. You will know more about these issues in the next year when you study the political history of independent India. अब क्या होता था ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इस पीरियड के दौरान में कई सारे पॉलिटिकल इवेंट्स भी हो रहे थे जो हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मार्क करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नज़रिए से। और कई ये चीज़ें जो हैं इस पीरियड पॉलिटिक्स जो है मेन रोल प्ले कर रही थी इस पीरियड के दौरान। और इसके बारे में आप आगे नेक्स्ट ईयर जब 12th में आ जाएंगे तब जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया की तब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस तो अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके अब है अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कॉन्सेंसस। अब अमेंडमेंट जो किए गए हैं पॉलिटिकल कॉन्सेंसस यानी आम जनता जो है आम पॉलिटिकल उससे देखा जाए तो उस आम राय से जो चेंजेस लाए गए हैं वो। Thirdly, there is another large group of amendments that have been made as a result of consensus among the political parties. तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रुप रहा है अमेंडमेंट्स का वो इसी पॉलिटिकल कॉन्सेंसस या पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्सेंसस जो आम राय रही है पॉलिटिकल पार्टीज की उनके ऊपर बेस्ड है। We may say that this consensus made it necessary that some changes had to be made in order to reflect the prevailing political philosophy and aspirations of the society. हमारा कहना हम कह सकते हैं कि ये आम राय जो है ज़रूरी थी कुछ चेंजेस लाने के लिए जो अभी पॉलिटिकल फिलॉसफी चल रही है या जो समाज की विशेज़ हैं उनको पूरा करने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे समय के अनुसार जो है अमेंडमेंट्स लाए गए हैं समाज को देखते हुए जो है अमेंडमेंट्स लाए गए हैं जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पहले भी कि पहले के ज़माने में ये ज़रूरी नहीं था कि बेटी को अपने पिता की जायदाद में कोई हक मिले, लेकिन एक कानून लाने के बाद में उन्होंने इस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया कि जितना हक बेटे का होता है पिता की प्रॉपर्टी के अंदर उतना ही हक बेटी का भी होता है। अब ये अलग बात है कि आपसे साइन करवा लें और आपके बीच में राजीनामा हो जाए कि हाँ आपको कोई हक नहीं चाहिए, तब वो प्रॉपर्टी आपके मेल व्यक्ति जो है उसकी होगी। अदरवाइज भाई बहन दोनों का ही हक प्रॉपर होता है। तो ये क्या हुआ ये सिचुएशन के हिसाब से देखा जाने लगा जब ज़्यादा देखा कि जो गर्ल्स हैं उनको उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये इस तरह का प्रोविजन लाया गया। ठीक है। In fact, many of the amendments of the post 1984 period are instances of this trend और कई सारे जो आप अमेंडमेंट देखेंगे वो इसी पीरियड के जो उसमें ट्रेंड चल रहा था उसको देखते हुए ही थे। Remember our question above about the peculiarity that even when there were coalition governments, this period saw so many amendments. हमेशा ध्यान रखिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये था कि कितनी सारे यहाँ पे कोलिएशन यानी कि गठबंधन की सरकार बनी थी उसके बाद भी यहाँ पे इतने सारे अमेंडमेंट्स देखे गए हैं। और ऐसे क्यों देखे गए? द रीज़न इज because many of these amendments were based on an evolving consensus on certain issues, starting with Anti-Defection Amendment, 52nd Amendment. This period saw a series of amendments in spite of political turbulence. अब इसका कारण ये है कि कई सारे अमेंडमेंट्स तो हमारी जो राय बदल रही थी अलग अलग इश्यूज पर हम समझ रहे थे चीज़ों को उस पर बेस्ड थे। और इसके अंदर एक एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट शुरू हुआ था 52nd अमेंडमेंट आया था जिसमें कई सारी अमेंडमेंट की सीरीज देखने को मिली थी। भले ही वहां पे कितना ही राजनीतिक टर्बुलेंस यानी कि उथल पुथल मची हुई हो उसके बावजूद भी अमेंडमेंट्स जो हैं हो रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स 52nd and 91st, these amendments include the 61st Amendment, bringing down the minimum age for voting from 21 to 18 years, and
the 73rd and 74th amendments etc. अब जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उस दौरान, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये 61st अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें वोट करने की एज जो है वो 21 से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। और 73rd 74 अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और इसके अलावा भी हुए हैं, लेकिन मेन 61st अमेंडमेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें वोटिंग एज जो है 21 से 18 कर दी गई थी, तो उसका जवाब होगा 61st अमेंडमेंट। In this same period, there were some amendments clarifying and expanding the scope of reservations in jobs and admissions. उसके बाद में इसी पीरियड के अंदर वो वाला अमेंडमेंट भी आया था जिसमें रिजर्वेशन जो थी जॉब्स के अंदर, रिजर्वेशन कोटा जो होता है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था, एक्सपेंड किया गया था। After 1992 and 93, an overall consensus emerged in the country about these measures, and therefore amendments regarding these measures were passed without much difficulty. 77th, 81st and 82nd Amendment. आप ध्यान में रखेंगे कि 1992 से 1993 के अंदर ये राम राय जो है, मतलब आम कॉन्सेंस जो था वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही एक्टिव हो गई थी, और इसीलिए इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। 77th, 81st और 82nd अमेंडमेंट भी आए हैं बिना किसी ज़्यादा डिफिकल्टी के। इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके No, ma'am. ओके। अब है कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि इसके अंदर कंट्रोवर्सी जो है वो इंक्लूडेड है। Our discussion so far should not create an impression that there has never been any controversy over amending the constitution. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसमें ये कभी ना सोचें आप कि एक कभी भी ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है जिससे कंट्रोवर्सी हुई हो। In fact, amendments during the period of 1970 to 1980 generated a lot of legal and political controversy. जो 1970 से 80 के अंदर जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उससे कई सारी लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है। The parties that were in opposition during the period 1971 and 76 saw many of these amendments as attempts by the ruling party to subvert the constitution. अब 1971 से 76 के दौर में जो ऑपोजिशन पार्टी थी उनका मानना ये था कि रूलिंग पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है या उसकी इम्पोर्टेंस कम कर रही है इस तरह के अमेंडमेंट्स ला करके। In particular, the 38th and 39th and 42nd amendments have been the most controversial amendments so far. अगर आप पर्टिकुलरली देखा जाए तो 38th, 39th और 42nd अमेंडमेंट जो थे वो अभी तक के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहे हैं। These three amendments were made in the background of internal emergency declared in the country from June 1975. They sought to make basic changes in many crucial parts of the Constitution. अब ये जो 3 अमेंडमेंट हुए हैं 38, 39 और 42, ये अमेंडमेंट तब लाए गए थे जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी जून 1975 के दौरान। तब ये माना गया था कि ये कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे क्रूशल पार्ट्स हैं उनके अंदर चेंजेस ला रही है। ठीक है। The 42nd Amendment was particularly seen as a wide-ranging amendment affecting large parts of the Constitution. और 42nd अमेंडमेंट के लिए ये बोला जाता है कि इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा एरिया जो है उसको चेंज किया है। It was also an attempt to override the ruling of the Supreme Court given in the Keshav Nanda case. और ये भी बोला जाता है कि ये एक तरीके का अटेम्प्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो पार थी केशव नंदा केस पे उसको हटाया गया था। मतलब एक तरीके से उसके ऊपर इन लोगों ने अपना इस तरीके से बदलाव किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो हक था केशव नंदा केस पे उसको भी थोड़ा इन्होंने वॉयलेट किया एक तरीके से। इवन द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years। यानी कि उस समय जो 5 साल के लिए लोकसभा का वो सेशन चलता है उसको बदल के इन्होंने 6 साल के लिए कर दिया गया। यानी देखिए आप कितने बड़े चेंजेस ला रहे हैं ये।
इन द चैप्टर ऑन राइट्स यू हैव रीड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. राइट्स वाले चैप्टर के अंदर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाना है. दे वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट. वो इंक्लूड करी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस ही अमेंडमेंट के दौरान. The 42nd Amendment also put restrictions on the review powers of the judiciary. अब यही 42nd Amendment के तहत पावर्स जो है जुडिशरी की उसको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया था. It was said that at that time that this amendment was practically a rewriting of many parts of original constitution. उस समय ये चीज़ बोली गई थी कि ये वो समय है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े हिस्से को रीराइट कर रहे हो. Do you know that this amendment made changes to the preamble, to the 7th schedule of the Constitution and the and to 53 articles to the Constitution? क्या आपको पता है इस तरह का ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा था उससे हमारा प्रीएम्बल यानी इंट्रोडक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदला, 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर 53 आर्टिकल्स आते हैं वो बदले. Many MPs belonging to opposition parties were in jail when this amendment was passed in parliament. अब आप ये देखिए कि कोई भी अमेंडमेंट होता है तो पार्लियामेंट के अंदर सारे लोग उपस्थित होने चाहिए और उसी तरीके से उनकी कार्यवाही होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अमेंडमेंट लगाए जा रहे हैं, अपने हिसाब से चेंजेस करे जा रहे हैं और जो अपोजिशन पार्टी के नेता है उनको पटक दिया है जेल में. उनको कहाँ कर दिया, जेल के अंदर बंद कर दिया है. तो उनका कोई रोल ही नहीं रहा पार्लियामेंट के काम करने के अंदर. और अमेंडमेंट पास हो गए. कैसे हो गए कि जितने लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनकी मेजोरिटी मिल गई क्योंकि वो अपोजिशन के तो थे ही नहीं, तो उनके खिलाफ बोलता कौन, अपोज करता कौन, उनको तो उन्होंने जेल में पटक दिया है. तो ये है कंट्रोवर्सी इस चीज की. In this backdrop, elections were held in 1977 and the ruling party Congress was defeated. As usual, Congress party इन्होंने ही ये सब किया था क्योंकि पहले यही पार में थे. अब क्या हुआ, जब आने वाले इलेक्शंस हुए 1977 के अंदर तो इस हरकत की वजह से कांग्रेस पार्टी को क्या हार झेलनी पड़ी. The new government thought it necessary to reconsider these controversial amendments through 43rd and 44th amendment. अब जो नई सरकार बनी उनको लगा कि इस तरह के जो ये पहले इन्होंने अमेंडमेंट किए हुए हैं इनको ठीक करना पड़ेगा और इसीलिए इन्होंने दोबारा से नए अमेंडमेंट यानी चेंजेस लाए जो हुए 43rd और 44th. Cancelled most of the changes that were affected by the 38th, 39th and 42nd amendment. और इन ये जो इन्होंने 43 और 44 अमेंडमेंट लाए उससे जो पहले ये 38, 39 और 42nd के द्वारा जो चेंजेस किए गए थे वो सब कैंसिल हो गए. ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे. These the constitutional balance was restored by these amendments. जो constitutional imbalance कांग्रेस ने क्रिएट किया था अपनी मनमानी करके उसको वापस से ठीक किया गया बाकी के ये 43 और 44th अमेंडमेंट से. इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो अभी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके No, ma'am. आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं. अब हम आपको क्योंकि हमारे पास में बहुत कम समय बचा है 2 मिनट बचे हैं तो हम आपको लिंक भेज रहे हैं आपकी हिस्ट्री क्लास के लिए. आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा. प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम्स फॉर दिस टॉपिक रिलेटेड टू दिस टॉपिक. we'll discuss your problem in tomorrow's class. Okay students? Okay, ma'am.